हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 211। इससे पहले इस कहानी के भाग 210 अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। रुद्र एकदम से हैरान होकर बोला कि क्या ये वही किट्टू है जो चुपचाप से डरी सहमी सहमी सी रहती थी और नम आंखों से बस उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखती रहती थी। नहीं नहीं, ये वो किट्टू हो ही नहीं सकती। किट्टू को मैंने ही इतना ज़्यादा डेयरिंग बनाया है और फिर अब मैं ही इतना ज़्यादा पछता रहा हूँ। यार क्यों क्यों मैंने इसके अंदर का डर खत्म कर दिया। अब तो ये मेरे ही सिर पर नाच रही है। क्या करूँ, हे भगवान बचा ले मुझे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रुद्र और किट्टू दोनों ही अब मंडप में गए और किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं था और वो दोनों ही आंखें फाड़े बस हैरानी से मंडप को देख रहे थे जहाँ आधी प्रताप फैमिली बैठी हुई थी। बेचारा शुभ, उसे तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। वो तो बस दिशा की बातों में आ गया था और उसने हाँ कर दिया था। दिशा इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि अगर बात खुलेगी तो पूरा परिवार में से कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो वो कहेगा शुभ को। शुभ को तो वो देख ही लेगी। तभी पंडित जी ने कहा कि फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो रुद्र ने भी पंडित की ओर देखा तो फिर उसकी आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। पंडित कोई और नहीं, धैर्य बना हुआ था। धैर्य ने व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, कंधे पर लाल रंग का गमछा बांधा हुआ था और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पसीना भी आ रहे थे। बिल्कुल एकदम से पंडित लग रहा था। माथे पर लाल रंग का बड़ा सा टीका भी लगा कर रखा था। पर जो भी था स्मार्ट तो वो बहुत ही ज्यादा लग रहा था। धैर्य भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। धान्य की नजर तो बस धैर्य पर ही टिकी हुई थी। उसे धैर्य को देखकर हंसी भी आ रही थी और पिछली बार जब धैर्य पंडित बना था तब धानी ने इतना ध्यान नहीं दिया था उस पर, क्योंकि उस वक्त प्रताप हाउस में बहुत ही ज़्यादा तनाव का माहौल बन चुका था। तनाव का माहौल तो आज भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी धाने का ध्यान तो बस धैर्य पर ही आकर रुका था। थोड़ा ज़्यादा ही लगाकर बैठी थी। उसकी तो आंखें बस धैर्य से हट ही नहीं रही थी। धैर्य ने भी अब मंत्रों का उच्चारण किया और फिर एक बार धानी की तरफ देखकर आंख मार दी और हल्का सा मुस्कुराहट पास करी। तो धानी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर इतने में ही धैर्य ने फिर से कहा कि उठ जाओ भाई, फेरों के लिए उठ जाओ, फेरे नहीं लेने हैं क्या। और तभी रुद्र ने कड़कती हुई आवाज में कहा कि ये सब क्या हो रहा है। तो रुद्र की आवाज सुनकर सबके दिल में एकदम से धक सी हो जाती है, सिवाय शुभ के। सब ने पलट कर रुद्र और किट्टू की तरफ देखा तो उनके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं और खासकर धैर्य के दिल की धड़कनें तो डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। रुद्र ने हैरानी से धैर्य को देखकर कहा कि तुमने क्या परमानेंट पंडित की नौकरी करना शुरू कर दिया है क्या? राठौड़ इंडस्ट्रीज को अपने पापा के कंधे पर डाल दिया है क्या? और फिर खुद यहाँ पर पंडित बनकर सबकी शादी करवा रहे हो क्या? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें क्या अपने बिजनेस को नहीं संभालना है क्या? तो धैर्य धीरे से बोलता है कि जीजू, वो मैं राठौड़ इंडस्ट्रीज भी संभालता हूँ। यकीन नहीं आता है तो फिर आप पापा को फोन करके अभी के अभी पूछ लो। धैर्य ने इतना ही कहा था कि तभी दक्ष ने पीछे से धैर्य को मारकर कहा कि एक तो पहले ही रुद्र अंकल यहाँ पर खड़े हैं और फिर ऊपर से तू अपने पापा को और बुला ले, यहाँ पर बुला ले, सब पूरे प्रताप फैमिली को भी बुला लेना, कोई भी रह ना जाए। तो अब जाकर धैर्य को समझ में आया और फिर उसने भी अपनी सफाई देने के चक्कर में रुद्र को क्या कह दिया। और तभी वो एकदम से बोलता है कि नहीं नहीं, वो पापा को मत बुलाना जीजू, प्लीज प्लीज पापा को मत बुलाना वरना वो मेरी कुटाई कर देंगे यहीं पर। तो रुद्र भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोलता है कि कुटाई तो मैं भी तुम सब की अभी के अभी कर दूंगा। हो क्या रहा है यहाँ पर बताएगा कोई मुझे? क्या क्या कर रहे हो तुम सब? और फिर ये निर्भय और निशि मंडप में क्यों बैठे हैं? तो निव्यांश चूहे सी आवाज निकाल कर धीरे से बोलता है कि वो चाचू शादी कर रहे हैं दोनों, इतना तो आपको भी दिखता ही होगा ना। चश्मा तो लगा नहीं है आपकी आंखों में, या फिर चश्मे की जरूरत पड़ गई है आपको? तो रुद्र ने काफी ज्यादा गुस्से में निव्यांश को घूर कर देखा और बोलता है कि वो तो मुझे भी दिख रहा है, समझा तू अंधा नहीं हूँ मैं। लेकिन जब उनकी शादी हमने फिक्स कर दी है पहले से ही तो हम लोग खुद इन दोनों की शादी कर लेंगे, तो ये अभी शादी क्यों कर रहे हैं ऐसे चुप छुपा कर? तभी शुभ एकदम से खड़ा हुआ और बोलता है कि भाई वो दोनों गलती से गंदा विवाह कर लिया है ना उन लोगों ने, इसलिए अब उस विवाह को साफ करना पड़ेगा ना, इसीलिए वो लोग साफ विवाह कर रहे हैं। यह सुनकर तो रुद्र और किट्टू दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया और इतने में ही बंदरों की टुकड़ी ने अपने माथे पर जोर से अपनी हथेली मार ली और फिर से चटाक से आवाज आती है और सब एक एक करके अब मंडप से खड़े होकर रुद्र से थोड़ा थोड़ा सा दूर हो गए थे, क्योंकि अब सब जान चुके थे कि अब पिटने का टाइम आ चुका है। पिटने का डर तो अब सबको ही आ चुका था, यहाँ तक कि निर्भय और निशि भी जाकर अब रोहान और निव्यांश के पीछे
नीचे छुप जाते हैं। रुद्र अब शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि तुझे किसने कहा है कि गंदा विवाह होता है और साफ विवाह होता है, जरा तू मुझे बताएगा। तो शुभ एकदम से बोलता है कि वो भाई मेरी पिकाचू ने कहा है। और किसने कहा है? रुद्र और किट्टू दोनों ही अब पिकाचू की तरफ देखते हैं तो पिकाचू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, वो तो एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई थी। बेशक से रुद्र और दिशा के बीच में जीजा साली का रिश्ता था, उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन वो दोनों कभी भी एक दूसरे से मजाक नहीं करते थे और ना ही दिशा ने कभी भी रुद्र को जीजू नहीं कहा था, वो तो बस हमेशा से रुद्र को भैया ही कहती थी। और रुद्र भी कभी भी दिशा को अपनी साली नहीं मानता था, वो भी उसे हमेशा अपनी छोटी बहन ही मानता था। अब से नहीं, तब से जब उसे वो पहली बार प्रताप हाउस लेकर आया था तब से उसे बहन ही मानता था। रुद्र ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और बोलता है कि है कहाँ पर तेरी पिकाचू जो तुझे इतना ज्यादा ज्ञान दे रही है। तो शुभ ने भी अब जल्दी से इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे भी दिशा कहीं नहीं दिखाई देती है। शुभ फिर से बोलता है कि पिकाचू पिकाचू तुम तो कह रही थी ना सब कुछ संभाल लोगी, तो फिर अब आगे आओ ना, चुप क्यों रही हो तुम? आओ सबको बताओ, बताओ भाई को गधर विवाह क्या होता है। और ये सुनकर तो बंदरों की टुकड़ी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी और सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तो वहीं रुद्र और किट्टू की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी, दोनों ने ही एक दूसरे की शक्ल देखा और फिर किट्टू धीरे से बोलती है कि आपको पता है ना कि गधर विवाह क्या होता है। तो दोनों ही अब बहुत ज्यादा हैरान थे। तो रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोलता है कि शोभित और शिखा बाहर ही खड़े हैं, मुझे तो ये भी पता है। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प नील को फोन पर फोन किए जा रहा था, बस वो यही चाहता था कि कुछ भी करके नील यहाँ पर आ जाए। तभी नील किसी मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए संकल्प के फोन को इग्नोर कर रहा था, उसने एक बार भी उसका फोन रिसीव नहीं किया। तो वहीं संकल्प एक पिलर के पीछे बैठा हुआ बार बार फोन की तरफ देखकर बोल रहा था, अरे बड़े पापा ऐसे आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते, प्लीज प्लीज फोन उठाओ, जल्दी से फोन उठा लो, वरना सच कहता हूँ आपके छोटे भाई के अंदर साक्षात महादेव आ जाएंगे और फिर आज ही हम सबको स्वर्ग लोक पहुंचा देंगे। वो अपनी तीसरी आंख खोल देंगे। अभी तो उन्हें बात का पता भी नहीं है, तब वो इतना ज्यादा भड़क रहे, पता नहीं क्या होगा जब सच पता चलेगा। उन्हें अभी तक पूरी बात नहीं पता है, जब बात पता चलेगी तो प्लीज प्लीज बड़े पापा जल्दी से फोन उठा लो। इतना कहकर उसने फिर से नील को फोन मिला दिया। तो वही रुद्र और किट्टू दोनों ही हैरानी से अब शुभ की तरफ देख रहे थे और काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। किट्टू से भी अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही वो रुद्र से कुछ बोलती है और ना ही शुभ से। तो रुद्र बोलता है कि किसने किया है गधर विवाह? तो शुभ ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि यही हमारे निशी और निर्भय ने किया है भाई, और कौन करेगा। अब जब उनका गंदा विवाह हो ही गया है तो फिर 1 महीने के अंदर साफ विवाह करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, इसीलिए मैं इनकी शादी करवा रहा हूँ। तो किट्टू धीरे से और फिर आंखें फाड़े हैरानी से बोलती है कि और तुम्हें ये बात किसने बताई कि गंदा विवाह होता है और फिर उसे साफ विवाह में परिवर्तित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो शुभ भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ आराम से और प्यार से बोलता है कि अरे भाभी कौन बोलेगा, मेरी पिकाचू ने कहा है। और किसने कहा है? मेरी पिकाचू। कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ ना और आगे आके सबको बताओ, तुम सबको संभालने की बात कर रही थी ना, तो फिर आओ सबको संभाल लो। तो किट्टू और रुद्र ने भी अपने माथे पर अपनी हथेली मार ली और फिर शुभ की तरफ देखकर थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलते हैं कि जाकर गूगल कर जाकर तुझे पता चल जाएगा कि गधर विवाह क्या होता है। बेवकूफ आदमी, बच्चों ने तुझे बेवकूफ बना दिया और फिर तू इतने आराम से बेवकूफ बन गया, यकीन नहीं आता है। पहले तो तुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता था और फिर अब देखो तेरी पिकाचू ने तक तुझे आराम से बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ इंसान, भाग यहाँ से। ये सुनकर तो अब शुभ की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और उसे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा पिया गया था। उसने भी जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फिर गधर विवाह सर्च किया और जैसे जैसे वो गधर विवाह के बारे में पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा था दिशा के ऊपर। फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि यार भाई, मुझे नहीं पता था कि गधर विवाह का मतलब ये भी होता है। मैंने सोचा था शायद इन लोगों ने गंदा विवाह कर लिया है इसीलिए साफ सुथरा विवाह कर रहे हैं। मुझे तो पिकाचू ने कहा था कि उन्होंने गंदा विवाह कर लिया है और फिर अब ये साफ विवाह कर रहे हैं। और तभी पीछे से रोहान ने धीरे से कहा कि हाँ तो गधर विवाह का मतलब गंदा विवाह ही तो होता है ना। घुमा फिरा कर बात तो वही आ गई ना चाचू, आप भी ना बहुत ही ज्यादा पागल हो, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रुद्र ने रोहान को आंखें दिखाते हुए थोड़ा सा दांत पीसते हुए कहा कि तू पहले यहाँ पर आ, तुझे बड़ा मतलब पता है ना, जल्दी आ यहाँ पर, 1-2 चांटे तुझे लगाने चाहिए मुझे। तू ही इन सब का सरदार बना घूमता है ना, सारी जड़ तू ही है। फिर उसने निव्यांश की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा और हाँ तू भी आ मेरे पास, तेरे अंदर मुझे नील के गुण नजर आते थे लेकिन नहीं, नील जितना समझदार नहीं है तू, बहुत ही ज्यादा पागल है। अगर ये सब कुछ हो गया था तो फिर तुम लोग हमसे आकर बात भी तो कर सकते थे, मुझे आकर बता सकते थे ना, लेकिन
खुद ही घर के बड़े बनकर छोटे भाई की शादी कराने के लिए चले गए। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों के कि घर में एक भी शादी ढंग से नहीं होगी क्या? क्या एक लोगों की भी शादी ढंग से नहीं हो सकती है? तो निव्यांश और रोहान दोनों ही अब सलाइवा गटकते हुए रुद्र को देख रहे थे। तो रुद्र के पास जाने की हिम्मत तो अब दोनों में किसी की भी नहीं हो रही थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तभी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर निव्यांश रोहान की तरफ देखकर बोलता है कि अब तो पक्का पिटेंगे यार, चाचू तो नहीं छोड़ने वाले, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। रोहान बोलता है कि यार एक बार शादी हो जाती ना तो फिर पिटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे जितना ये लोग पीट लेते, लेकिन शादी से पहले ही पिट रहे हैं ना। जितना छुपा रहे थे बात को उतना ही ज़्यादा निकल कर बाहर आ रही है बात। अब क्या करूं यार, कैसे बताऊं मैं, क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं अब। और इतने में ही रुद्र फिर से बोलता है कि ये क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों, वहाँ पर यहाँ पर आकर बात करो, या फिर मैं वहाँ पर आ गया ना तो फिर एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा, समझे? तुम चुपचाप से यहाँ पर आ जाओ। तो एक भी उल्टे सीधे काम करते रहते हो और फिर ऊपर से उसे छुपाने के लिए दूसरा उल्टा काम भी कर देते हो। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है तुम दोनों ही भाइयों को? क्या तुम लोगों को थोड़ा भी तरस नहीं आता है हम लोगों पर? हम चौड़े होकर कहते हैं कि हमारी औलाद बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा संस्कारी हैं, और फिर यहाँ आकर देखो हमारी औलाद कितने अच्छे काम कर रही, और तो और शुभ को भी बेवकूफ़ बना दिया। छोटे शेर, कहाँ पर है तेरी ये पिकाचू? कहाँ है पिकाचू? बुला के लेकर आओ उसे। पिकाचू को क्या लगता है कि वो बच जाएगी, उसे कोई कुछ कहेगा नहीं? आज नहीं बचने वाली है वो, किसी से भी नहीं बचेगी। इतना कहकर उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई ताकि उसे दिशा कहीं पे भी दिखाई दे जाए, लेकिन दिशा तो चुपचाप से बस एक लकड़ी के पीछे आंखें बंद करे हुए खड़ी हो रही थी। आगे आने की हिम्मत तो उसके अंदर हो ही नहीं रही थी। डर तो उसे भी अब बहुत ज़्यादा लग रहा था रुद्र से। इधर दूसरी तरफ संकल्प लगातार नील को ही फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था, और फिर आखिरकार नील ने भी अपना फ़ोन देखा और फिर निहाल की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा कि तुम इसे बाहर जाकर सुन लो कि क्या बात है, इतनी बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है? मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। निहाल ने भी फ़ोन लिया और फिर बाहर की तरफ चला गया, और फिर बाहर जाते ही उसने फ़ोन रिसीव किया तो निहाल अभी कुछ भी नहीं बोलता है। उससे पहले ही संकल्प पहले ही बोल पड़ता है कि अरे बड़े पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो आकर, बड़े पापा आओ, जल्दी से आओ, वरना रुद्र पापा हम सबको बहुत ज़्यादा मारेंगे, लटका देंगे, प्लीज़ बड़े पापा कहाँ पर हो आप? हम सब बता देंगे आपको बाद में हमने ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है, प्लीज़ प्लीज़ हमें बचा लो, आप ही रुद्र पापा को संभाल सकते हो। निहाल को कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने धीरे से बोला कि क्या हुआ है? तो संकल्प अभी इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि उसने आवाज़ भी नहीं पहचान पाई। वो फिर से बोलता है कि वो हमने निशी और निर्भय की शादी कर दी है ना, इसीलिए सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। और ये सुनकर तो निहाल की आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर उसने भी फ़ोन की तरफ देखा। उसे सच में अब संकल्प का नंबर ही शो हो रहा था, यानी कि ये सब कुछ झूठ तो नहीं था। वो ये सब कुछ अच्छे से जानता था कि निर्भय कितने ही दिनों से शादी के पीछे पड़ा हुआ था। तो निहाल ने एक बार फिर से फ़ोन पर कान लगाकर फिर से सुन लिया और फिर संकल्प बोलता है कि अरे बड़े पापा, निशी और निर्भय दोनों ने ही अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी मगर कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। अब निशी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, आप समझ रहे हो ना? बाकी बड़े पापा आप समझते ही हो, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, प्लीज़ प्लीज़ बड़े पापा जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो आज हम सब स्वर्ग लोग पहुँच जाएंगे। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, प्लीज़ बड़े पापा हमें बचा लो आकर। इतना कहकर संकल्प ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और फिर वहाँ का एड्रेस नील के फ़ोन पर सेंड कर दिया। और निहाल जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फ़ोन को घूरे जा रहा था, आज तो निहाल का गुस्सा सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम से फटने वाला था। निहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फ़ोन को निहार रहा था और तभी नील केबिन का गेट खोलकर बाहर आता है। उसने निहाल को देखा और कहा कि क्या कह रहा था संकल्प, क्यों इतनी बार फ़ोन कर रहा था, बहुत देर से फ़ोन कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था क्या? मीटिंग में था ना, इसीलिए मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। क्या कहा उसने, क्या हुआ है? तो निहाल को देखकर नील को अब थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। उसने निहाल के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा कि क्या हुआ है निहाल, क्या बंदरों की टुकड़ी ने फिर से कुछ गलत कर दिया है क्या? तो निहाल ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसकी आँख इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुकी थी, उसके गाल भी एकदम से लाल हो गए थे गुस्से की वजह से। तो नील ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये बच्चे भी ना, ये बंदरों की टुकड़ी नहीं सुधर सकती, सबसे पिटेगी और फिर मुझे भी पिटवाएगी। फिर उसने निहाल के सीने पर प्यार से हाथ रखकर उसे हल्का सा रब करते हुए फिर से कहा कि बच्चे हैं, मैं देखता हूँ ना कि क्या हो गया है, अभी जाकर सॉल्व करता हूँ। तो निहाल ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, बच्चे नहीं है वो, कुत्ते हैं कुत्ते, सच में बहुत बड़े कुत्ता पैदा कर दिया है हमने, आज जानते हो कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो नील ने हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निहाल ने कहा कि वो सब मिलकर निशी और निर्भय की शादी कर रहे हैं, तुझे पता भी है कुछ? तो निहाल की बात सुनकर तो
तो नील की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और सच में उसे बहुत ज्यादा शॉक्ड लग गया था। वो निहाल की तरफ देखकर बोलता है कि क्यों कर रहे हैं शादी, हम तो उनकी शादी करने ही वाले थे ना। तो निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तुम ही बताओ ना कि क्यों कर रहे होंगे शादी। जब हमने उनकी शादी फिक्स कर दी थी तो फिर उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी सब कुछ करने की, क्या जरूरत थी कुछ करने की। तो निहाल का दिमाग तो अभी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और उसे संभालना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो नील ने भी अब निहाल की तरफ देखकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि यार प्लीज मेरी बात सुनना, सुन बच्चे हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। तो निहाल हैरानी से नील की तरफ देखकर बोलता है कि तू तो पागल हो गया है ना, मैं थोड़ी ना पागल हो गया हूँ। उन्होंने तो कसम खा के रखी है कि घर में एक भी शादी ढंग से नहीं होने देंगे, सब ऊट पटांग शादी करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या खाकर पैदा हुए हैं सबके सब। मेरा तो कभी कभी मन करता है यार कि एक एक को मुर्गा बनाकर अंडे दिलवाऊं सबसे। इतना कहकर निहाल तेज कदमों से कॉरिडोर से चला जाता है। तो नील ने भी अब अपना सिर 2 बार दीवार से जोर से मारा हो क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। सच में बंदरों की टुकड़ी सच में बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। फिर वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि ये सारे मिलके मुझे पागल कर देंगे, ना तो ये वानर सेना मानती है और ना ही ये बंदरों की टुकड़ी मानती है। बंदरों की टुकड़ी में भी कितना ज्यादा गट्स है यार कि ये निशी और निर्भय की शादी मिलकर करने लगे और किसी को बताया भी नहीं। हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना तो ये लोग तो महाभारत ही करके बैठ जाएंगे, किसी को भी अब छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। इतना कहकर नील भी अब निहाल के पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगता है और फिर उसे समझाता हुआ प्यार से बोलता है कि निहाल प्लीज यार मान जाना, इतना ज्यादा गुस्सा मत करना यार, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। उस लड़के ने हमसे कितनी बार कहा था कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, लेकिन तुम ही तो नहीं मान रहे थे। क्यों करता वो, हो गई ना अब उससे थोड़ी सी गलती, कम से कम अपनी गलती को एक्सेप्ट तो कर रहा है ना हमारा बेटा, उसकी जिम्मेदारी तो उठा रहा है ना, उसके साथ शादी तो कर रहा है ना। मेरी बात सुन निहाल प्लीज, निर्भय तेरा इकलौता बेटा है, ऐसे दिल छोटा नहीं करते हैं मेरे भाई। प्लीज हम दोनों जाएंगे और उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और फिर एक बड़ी सी पार्टी करेंगे, बहुत अच्छे से शादी करेंगे उन लोगों की। इतना कहकर नील निहाल के बिल्कुल बराबर में आ गया था और फिर निहाल तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो चुपचाप बस तेज कदमों के साथ प्रताप इंडस्ट्री से निकल गया और फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर गुस्से से बैठ जाता है। उसने गाड़ी का गियर चेंज ही किया था कि तभी नील भी आकर उसके बराबर में ही बैठ गया और फिर से उसे समझाता हुआ प्यार से बोलता है कि यार प्लीज प्लीज निहाल तू बेकार में ही इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार प्लीज, हमारे ही तो बच्चे हैं, किसी दूसरे के बच्चे थोड़ी ना है, कुछ भी गलत नहीं किया है उन्होंने। निहाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर वो हल्का सा नील की तरफ देखकर अपनी भौएं उठाकर बोलता है कि तुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता है तेरे बच्चों में, तुझे तो अपने बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं पर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कई बार कहा था ना मैंने कि कंपनी पर ध्यान दे, कंपनी पर ध्यान देते, लेकिन नहीं, जब मन करता है तो ऑफिस चला आता है, जब मन करता है ऑफिस से बाहर चला जाता है, जब मन करता है कुछ भी कर देता है, जैसे ऑफिस तो उसके बाप का हो गया है ना, कुछ भी करेगा कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर तो नील को हल्की सी हंसी आ गई क्योंकि ऑफिस तो सच में उसके बाप का ही था। तो निहाल ने भी फिर से नील की तरफ घूर कर देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि ज्यादा हंस मत, समझा तू, आज मेरा दिमाग सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। आज या तो मैं नहीं रहा या फिर ये कबूतरी का लाडला नहीं रहा, कुत्ते ने मेरा खून पीकर रखा हुआ है, जला कर रख दिया है इसने मेरा सारा खून। सोचा था कि पता नहीं क्या क्या करूंगा इसकी शादी में, बहुत अच्छे से इसकी शादी करूंगा, लेकिन नहीं, इसने तो जैसे कसम खा के रखी है कि अपने माँ बाप को एक भी खुशी नहीं देंगे, एक भी खुशी नहीं देंगे। ये बंदरों की टुकड़ी ना कभी भी नहीं सुधर सकती है, अभी तो इनकी ये हालत है, बुढ़ापे में तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। इतना कहकर निहाल ने गुस्से में गियर चेंज किया और फिर नील जो कुछ भी नहीं बोल रहा था बस शांति से चुपचाप बैठा हुआ था, आंखें बंद करके वो आराम से बैठ जाता है। उसे खुद नहीं पता था कि अब वेन्यू पर क्या होने वाला है। तो वो उधर दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी भी अब रुद्र के सामने सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हुई थी। रुद्र ने काफी ज्यादा गुस्से में कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ ना तुम सबसे, अगर इतना कुछ हो गया था तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आए, तुम में से कोई भी एक आ जाता मेरे पास। निशी का बाप बाहर ही खड़ा हुआ है, जब उसे पता चलेगा ना कि हमारे खानदान के लड़के ने उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है और फिर शादी भी कर लिया है, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनके सामने। कभी तूने सोचा है, कभी तो इज्जत के बारे में सोच लिया करो तुम सब, या फिर हमें दुखी करने का कसम ही खा रखी है तुम लोगों ने, कसम खा के रखा है बेइज्जत करने का। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब गर्दन झुकाकर खड़े हुए थे। रुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था
किट्टू ने धीरे से मेहमानों की तरफ देखा और फिर अपने हाथ जोड़ लिए तो धीरे धीरे सारे मेहमान वहां से चले गए। वैसे भी गिने चुने ही तो मेहमान थे, 2-4 मेहमान थे बस, उससे ज़्यादा मेहमान भी नहीं थे। इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। रुद्र को सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निर्भय की तरफ घूर कर देख रहा था और निर्भय जो चुपचाप से अपनी गर्दन झुकाकर नजरें नीचे करके खड़ा हुआ था। तो वहीं निशी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो तो बस आंशिका के गले लगे हुए रोए जा रही थी। आंशिका भी बहुत ज़्यादा खामोश थी। इतने में ही रुद्र फिर से चिल्लाता है कि अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान समझते हो ना तुम? सबके सब जो भी मन में आएगा वो करोगे, किसी से भी कुछ नहीं पूछोगे, किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। घर के बड़े हैं हम, डिसीजन का हक हमारा है, तुम लोगों का नहीं। और अगर हमारा डिसीजन पसंद नहीं है तो फिर तुम सब के सब प्रताप हाउस छोड़ कर जा सकते हो। जो भी मन में आता है ना बस वो कर देते हो। एक बार भी घर के बड़ों के बारे में नहीं सोचते हो, घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचते हो। एक बार भी नहीं सोचा कि घर की इज्जत का क्या होगा तुम लोगों के ऐसा करने से। ये सुनकर तो सब एकदम से खामोश हो गए थे और निशी और निर्भय दोनों ही कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। निशी भी सिसकियां लेने लगती हैं। इस बार आंशिका ने अपने पापा को देखकर कहा कि पापा बस बहुत हो गया है, मानती हूँ कि सबसे बड़ी गलती हुई है इन लोगों से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम सब पर ऐसे चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे सबके ऊपर। आपका कोई भी हक नहीं बनता है कि आप मेरी ननद को ऐसे रुलाओगे। इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा रहे हो आप मेरी ननद के ऊपर? आपको जो भी इल्ज़ाम लगाने हैं ना बस अपने बेटे पर लगाइए, मेरी ननद पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाइए। देख रहे हैं ना आपको कैसी हालत हो गई है निशी की, कितना ज़्यादा रो रही है ये। रुद्र तो बस आंखें फाड़ी अपनी बेटी को ही देखे जा रहा था। सच में आंशिका इतनी बड़ी हो गई थी कि अपने ससुराल वालों को प्रोटेक्ट कर रही थी, उनकी तरफ से बोल रही थी और खासकर अपनी ननद को। अपनी ननद के लिए वो अपने पापा से भी गुस्सा गई थी। एक सेकंड के लिए तो रुद्र को भी अब थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ था वो शायद गलती भी हो सकती है या फिर उन दोनों की मर्जी भी हो सकती है। लेकिन निशी जो खुद को ही दोषी मान रही थी, बस रोई जा रही थी। उसके आंसू साफ बता रहे थे कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा परेशान है। तो किट्टू ने भी अब रुद्र की बाजू पकड़ी और फिर उसे हल्का सा रब किया, जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रही हो, उसे बताने की कोशिश कर रही हो कि आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र बोलता है कि अंशिका मैं तुम्हारी ननद को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा। लेकिन क्या ये बात इतनी छोटी है कि मैं इसे डांट भी नहीं सकता हूँ क्या? अंशिका भी हल्के से गुस्से में अपनी पापा की तरफ देखकर बोलती है कि पापा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इन्हें डांटिए मत, इन्हें कुछ भी मत कहिए, बल्कि अगर पीटना है ना तो फिर आप इन्हें पीट भी दीजिए, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इन सब में निशी रो रही, उसकी कोई भी गलती नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पापा प्लीज़। तो रुद्र अभी कुछ बोलता उससे पहले ही आवाज़ आती है कि क्यों बर्दाश्त नहीं होगा बहू? सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और हैरानी से सबने दरवाजे की तरफ देखा तो शोभित और शिखा दोनों ही दरवाजे पर खड़े थे और दोनों की ही आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं अपने पापा की आवाज़ सुनकर निशी और भी ज़्यादा डर गई थी। उसे तो अब सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। शोभित आगे आता है और फिर रुद्र और शुभ दोनों को ही टेंशन हो गई थी कि अब शोभित कैसे रिएक्ट करेगा। बेशक शोभित प्रताप ब्रदर्स की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था, उनकी बहुत ज़्यादा बात मानता था, लेकिन यहाँ बात उसके घर की बेटी की थी और उसके घर की इज्जत पर आ गई थी। इसीलिए शोभित का गुस्सा होना भी बहुत ही ज़्यादा जायज़ था। तो शोभित अभी सीधा अंशिका और निशी के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर अंशिका की तरफ देखकर बोलता है कि इतनी भी भोली नहीं है बेटा ये, इसे तुम चुप करवा रही हो, इसे चुप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ करने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा था क्या कि इसका अंजाम क्या होगा? इसने एक बार भी अपने बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? अपनी इज्जत को छालते हुए इसे शर्म नहीं आती है? थोड़ी भी शर्म नहीं आई इसे निशी को? बोलो। ये सुनकर तो निशी अब और भी ज़्यादा रोने लगी थी। अंशिका अपने ससुर के सामने क्या ही बोलती, वो भी अब चुप हो गई थी। किट्टू ने उसे हमेशा यही समझाया था कि सचा देवा हाउस के बड़ों के सामने कुछ भी नहीं बोलेगी, हमेशा उनका सम्मान करेगी, उनकी हर एक बात को मानेगी। इसीलिए अंशिका अब एकदम से चुप हो गई थी और फिर निशी को चुप कराने लगती है, उसे दिलासा देने लगती है। शिखा भी अब थोड़ा सा आगे आती है और फिर शोभित ने शिखा को हाथ दिखाकर उसे वहीं पर रुकने का इशारा किया और फिर निशी की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि वहीं खड़ी रहो तुम शिखा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये छोटी सी प्यारी सी बेटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी शादी खुद कर सकती है, इसे अपने माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है, अपनी लाइफ में डिसीजन खुद भी ले सकती है, ये खुद सब कुछ कर सकती है। बंदरों की टुकड़ी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि किसी को भी कुछ भी ना पता चले, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था और सब कुछ गुड़ गोबर हो गया था। तो वहीं संकल्प भी मन ही मन अब नील को याद करता हुआ बोलता है कि अरे बड़े पापा कहाँ हो आप? आ जाओ ना जल्दी से, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ जल्दी से बड़े पापा बस आपकी ही कमी है, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गया है, आप ही हमें बचा सकते हो। तो वहीं नील जो कि अभी गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक से उसे हिचकियाँ आने लगती हैं और फिर उसने खुद से
से बड़बड़ाते हुए कहा कि आ रहा हूँ संकल्प, आ रहा हूँ, इंतज़ार तो करो यार थोड़ी देर प्लीज़। पहले तो इतना बड़ा कांड कर देते हो और फिर उसके बाद बड़े पापा का रट लगाना शुरू कर देते हो। आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कर ले, आ जाऊँगा जल्द ही, बस पहुँचने ही वाला हूँ। तो शोभित भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निशी को घूर रहा था। पहले तो बस निशी ही रो रही थी, अब तो अंशिका की आंखों में भी पानी आ गया था। वो भी हल्का हल्का सा रोने लगी थी और शिखा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तीनों ही वहाँ पर रो रही थी। दिशा भी लगातार बस शिखा को संभाल रही थी, लेकिन फिर भी ये सब कुछ देखकर शिखा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इतने में ही शोभित फिर से गुस्से से चिल्लाता है कि जवाब दो निशी, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी ना तब तक मैं तुमसे पूछता रहूँगा, ऐसे ही खड़ा रहूँगा। बताओ मुझे, क्या सोच कर तुमने अपनी इज्जत को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों लेकर आई तुम अपनी इज्जत को रोड पर? बताओ मुझे, तुम्हें ये सब कुछ करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? थोड़ी भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि क्या होगा बाद में? और तुम्हारे ये दो भाई, इन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं, बल्कि तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा साथ देने लगे। ये सुनकर तो अब रुद्र को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी रुद्र ने शोभित की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा कि शोभित बस बहुत हो गया है, पाप नहीं है ये प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, हो गई गलती दोनों से, बच्चे ही तो हैं, कुछ समझ नहीं आया तो फिर ये सब कुछ करने लगे, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं, गलती है, बहुत बड़ी गलती करी है दोनों ने, लेकिन निशी पर इतना चिल्लाना ठीक नहीं है, उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। ये बेटी है तुम्हारी। शोभित ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा कि बेटी तो तुम्हारी भी है ना, तुम्हारी बेटी ने तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया ना रुद्र भाई, बेटी तो जय और वीरू की भी है ना, उनकी बेटियों ने तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया ना, तो फिर मेरे ही नसीब में भगवान ने ऐसी बेटी क्यों लिखी जिसने मेरी इज्जत ऐसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया? बहुत ही ज्यादा गलत किया है इसने। ये कहते हुए शोभित के गले में एकदम से दर्द आ जाता है। शोभित अपने टाइम में चाहे जैसा भी था, चाहे जितना ज्यादा बदतमीज था, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा सपने देखे थे, अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे, लेकिन वो सारे सपने निर्भय और निशी की थोड़ी सी एंजॉयमेंट की वजह से सब बर्बाद हो चुके थे। और शोभित के ही नहीं, लगभग सभी के सपने पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि निशी और निर्भय की शादी तो अब फाइनली हो ही चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं निशी और निर्भय की शादी की एक्साइटमेंट तो अब सबको ही बहुत ज़्यादा थी। रुद्र ने अभी शोभित की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया ताकि वो उसे संभाल सके, उसे समझा सके, लेकिन शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो पलट कर निशी की तरफ देखकर गुस्से में फिर से चिल्लाकर बोलता है कि जवाब दोगी तुम या फिर नहीं दोगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, अगर जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो बता दो मुझे, अभी के अभी तुम्हारी और निर्भय की शादी ऐसे ही कर दूंगा, मैं कन्यादान भी कर दूंगा, मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सचदेवा हाउस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता कोई भी नहीं रहेगा। निशी और भी ज्यादा तेज तेज रोने लगती है। अंशिका की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। रोहान और अरमान दोनों ही अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं कि वो शोभित के पास जाएंगे, उन्हें समझा देंगे, तो उन दोनों को भी रोकते हुए शोभित ने कहा कि मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को मेरे पास आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निशी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस आंसू बहाए जा रही थी। शोभित का गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था, उसे गर्व था खुद के ऊपर, और आज उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसकी बेटी ने इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी, उसने निशी की बाजू पकड़कर उसे अंशिका से थोड़ा सा दूर किया और फिर गुस्से में अपना एक हाथ उसे मारने के लिए उठा दिया। तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन जाते जाते उससे पहले ही किसी मजबूत हाथ ने शोभित का हाथ पकड़ लिया था। तो शोभित ने भी अब गुस्से से घूर कर देखा तो वो कोई और नहीं, निहाल था, जिसने अभी शोभित का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में शोभित को देख रहा था। निहाल ने शोभित का हाथ जोर से झटका और फिर गुस्से में कहा कि खबरदार, अगर तुमने मेरी बहू पर हाथ उठाने की कोशिश करी, समझे, तुम हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे दूंगा तुम्हारा। खबरदार, जो मेरी बेटी को गुस्सा करने की हिम्मत भी करी तुमने। ये सुनकर तो नील ने अपना एक हाथ माथे पर मार लिया था। नील काफी ज्यादा गुस्से में निहाल की तरफ देखकर बोलता है कि समधी है तेरा, ऐसे कैसे बात कर रहा है तो निहाल ने भी एक हाथ दिखाकर नील को चुप करवाया और फिर शोभित की तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा, और समधी को देखो कैसे मेरी बहू पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको शर्म नहीं आती है कि ये किसी दूसरे की बहू पर हाथ उठाएगा। तो शोभित बोलता है कि तुम्हारी बहू अभी हुई नहीं है, ये अभी तो ये मेरी बेटी ही है। तो निहाल ने कहा कि बहू तो उस वक्त ही हो गई थी ये मेरी, जब निर्भय को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई थी। और फिर रही बात तुम्हारे गुस्से की, तो अब तुम अपनी गुस्सा अपनी बेटी पर नहीं मेरी बहू पर निकाल रहे हो। अब तुम मेरी बहू पर गुस्सा नहीं निकालोगे, समझे, तुम गुस्सा ही निकालना है तो जाकर निर्भय पर अपने गुस्सा निकालो। इतना कहकर उसने निर्भय की बाजू पकड़ी और फिर उसे हल्का सा शोभित की
तरफ ढकेल दिया और बोलता है कि कितनी देर से निशी पर चिल्ला रहे हो तुम, कितनी देर से बस उसे ही बातें सुनाई जा रहे हो, लेकिन इसे कुछ भी नहीं कहा तुमने, इससे कुछ क्यों नहीं कहते हो? सारी गलती इसने ही करी है। इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि इसने निशी को बहला फुसलाकर उसके साथ। तो निहाल ने भी इतना ही कहा था कि तभी बंदरों की टुकड़ी एक साथ बोलती है कि गदर विवाह कर ले, गदर विवाह कर लेना चाहिए। तो निहाल अभी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए सबकी तरफ देखता है और फिर बोलता है कि हाँ, ये लोग जो भी कह रहे हैं ना वही कर लेते हैं, गलती तो इसकी ही थी ना, निशी की कोई भी गलती नहीं। तू मेरी बहू पर हाथ क्यों उठा रहा है? मेरी बहू ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो वही बात हो गई ना कि ताकतवर पर तो हाथ छोड़ नहीं सकते हो और फिर कमजोर को पीटने के लिए चल दिए। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मेरी बहू पर हाथ उठाने का। अगर हिम्मत थी तो फिर निर्भय को मारते, क्यों नहीं मारा तुमने? खबरदार शोभित, अगर आज के बाद तुमने मेरी बहू की तरफ हाथ उठाना तो दूर की बात है, आंखें भी दिखाई ना तो फिर ये आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी। मेरी बहू पर कोई हक नहीं है तुम्हारा हाथ उठाने का। शोभित काफी ज्यादा गुस्से में अभी निहाल को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें अभी आग बबूला हो रही थी। अभी तक निर्भय और निशी की शादी भी नहीं हुई थी और फिर निहाल जो पूरे हक के साथ निशी को राजपूत खानदान की बहू बता रहा था, उसके ऊपर अपना हक जमा रहा था, उसे अपने खानदान की बहू के नाते सब कुछ बोल रहा था। निहाल एक बार फिर से बोलता है कि इन आंखों से डरता नहीं हूँ मैं, इन आंखों से तुम्हारे बेटे डरेंगे, मैं नहीं डरता हूँ तुम्हारी इन आंखों से। आज के बाद मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे समधी हो और फिर पड़ोसी भी हो। मुझे ना कोई भी मतलब नहीं है, बस हमारी बहू के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। शोभित भी काफी ज्यादा गुस्से में निहाल को बोलता है कि बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तो फिर वो मेरी बेटी है और अगर मेरी बेटी गलती करेगी तो फिर मैं भी उसे पनिश करूंगा, उसे जो मनाएगा वो बोलूंगा, उसे सही और गलत का फर्क भी बताऊंगा। तो निहाल भी बोलता है कि अच्छा, तू गलत और सही का फर्क बताता है तो ये कुत्ता भी तो है ना, इसे भी तो बता, इसे तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। सारी गलती निशी की ही हो गई क्या? क्योंकि वो लड़की है और कमजोर है इसीलिए तूने उस पर अपना हाथ उठाना ठीक समझा, उसे ही सब कुछ कहना ठीक समझा। और ये कुत्ता इसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है क्या? ऐसे तू कुछ भी नहीं कहेगा। तुम्हें पता है शोभित, शादीशुदा हो तुम, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो फिर ज्यादा गलती किसकी होगी? किसकी ज्यादा गलती होगी, निशी की या फिर इस कुत्ते की? लेकिन तुमने तो बस मेरी ही बहू पर अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया, अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये मत सोचना कि निशी तुम्हारी है, तुम्हारी बेटी है तो तुम उसे कुछ भी कहकर चले जाओगे और हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन सगाई हुई थी ना इन दोनों की, उसी दिन मैंने निशी को अपने घर की बहू मान लिया था, उसी दिन से निशी हमारे घर की बहू हो चुकी थी, समझे तुम? अब तुम्हारा इस पर कोई भी हक नहीं है, समझे ना? और फिर अगर अपना गुस्सा निकालना ही है तुम्हें तो ठीक है, तुम इस कुत्ते पर निकालो, जितना मारना है इसे मारो, इन बंदरों की टुकड़ी पर अपना सारा गुस्सा निकालो, मगर मेरी बहू पर बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर निहाल ने निर्भय को अब थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, क्योंकि उसे निर्भय पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी गलत हुआ है तो फिर सबसे ज्यादा गलती तो निर्भय की ही होगी। निर्भय ने ही निशी को बहलाया फुसलाया होगा और तभी उन दोनों के बीच में ये सब कुछ हो गया। उसने कहीं ना कहीं निशी को बहुत ही ज्यादा फोर्स किया होगा या फिर प्यार से मनाया होगा, लेकिन थप्पड़ निर्भय को लगता उससे पहले ही शोभित ने निहाल का हाथ पकड़ लिया। ये सब कुछ देखकर तो रुद्र और नील दोनों ने ही कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोनों ही अब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तो रुद्र ने भी नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि यार मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर तो जो कुछ भी हो रहा होगा वो तुझे पता होगा ना, अब तू ही बचा लियो इन लोगों को। रुद्र बोलता है कि लेकिन इन दोनों को रोक तो सकता है ना, तू रोक ले यार। तो नील ने कहा कि रोक तो तू भी सकता है ना, तूने क्यों नहीं रोका इन लोगों को? तो रुद्र ने कहा कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ये दोनों तो जैसे पागल हो गए हैं, पागल पागल हो गए हैं क्या? कैसे गली के गुंडों की तरह आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लोग समधी हैं या फिर दुश्मन? अरे गली के गुंडे भी इनसे ज्यादा तमीज से लड़ते होंगे एक दूसरे से। ये शोभित कभी कभी मुझे ना शुभ जैसा ही लगता है, बिल्कुल शुभ जैसे ही कर्म है इसके अंदर। पागल, एकदम से पागल। इतना कहकर रुद्र ने हल्की सी गर्दन हिलाकर अब शुभ की तरफ घूर कर देखा। शुभ ने भी अपने दोनों ही कंधे उचकाकर रुद्र की तरफ देखा और थोड़ा सा मासूम बनते हुए कहा कि मुझे ना सच में नहीं पता है कि गदर विवाह किसे कहते हैं भाई, मुझे नहीं पता है, ये पिकाचू ने ही मुझे बताया था। कहाँ है ये पिकाचू? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही है, कहाँ जाकर छुप गई है। इतना कहकर उसने फिर से दिशा को ढूंढने की कोशिश करी तो दिशा भी वहीं पर किट्टू के पास में ही चुपचाप से खड़ी हुई थी। शुभ ने भी दिशा को छोटी आंखें करके घूर कर देखा तो दिशा ने भी अपना सलाइवा गटक लिया और फिर इधर उधर देखने लगती है और अनजान बनने लगती है। तो शुभ ने भी मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा कि यार पिकाचू, पिकाचू आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी तुम? दिशा ने भी मन ही मन बोला कि अब मुझे क्या पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो बस बच्चों की ही हेल्प कर रही थी, मुझे क्या पता था कि
इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। शुभ अभी धीमे से बोलता है कि वो तो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगा ना कि बखेड़ा क्या होता है और कैसे गंधर्व विवाह होता है। इधर दूसरी तरफ शोभित ने भी निहाल का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है निहाल, निर्भय तो लड़का है ना, लेकिन ये तो लड़की है ना, इसे तो समझना चाहिए था, इसके अंदर तो अकल है ना, इसे तो खुद को बचाना चाहिए था ना निर्भय से। यह सुनकर तो अब सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और सब मुंह फाड़े बस उन दोनों को ही देख रहे थे। निहाल और शोभित आपस में लड़ते लड़ते अपनी अपनी बातों की सीमा भी नागने लगे थे। तो निहाल अभी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि अच्छा, लड़की है तो फिर सारी जिम्मेदारी क्या लड़की पर ही आ जाएगी? लड़का कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है क्या? और लड़का चाहे कुछ कहीं भी अपना मुंह मारता फिरे उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लड़के बहुत ही ज्यादा शरीफ होते हैं क्या? पागल मत बनो शोभित, तुम कितने पागल हो तुम। इस कमीने की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है ना, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे उल्टा लटका दूंगा मैं पेड़ के ऊपर